हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, स्वागत करते हुए एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस ऐप पर। और आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, अच्छे से आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कभी एक आधा एग्ज़ाम नहीं भी होता है, मान लो, है ना, तो हमें दूसरे की तरफ अपनी प्रिपरेशन को मूव कर देना चाहिए बिना हार माने। मेरा तो यही मानना है, आई होप आप लोगों का भी यही मानना होगा। देखो, आज का टॉपिक है स्टाफिंग। स्टाफिंग जैसा भी हमारी जो प्रोसेस चल रही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसमें थर्ड है मैनेजमेंट के फंक्शन में, है ना, मैनेजमेंट के फंक्शन चल रहे हैं, सॉरी प्रोसेस बोल दिया, तो वही स्टाफिंग थर्ड फंक्शन है ये। तो स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग का मतलब है, इन शॉर्ट, देखो स्टाफिंग में भी आप लोगों को बहुत कंटेंट मिल जाएगा, बट इन शॉर्ट आपको जो एग्जाम में आता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको मेरी वीडियोस के अलावा आप कहीं भाग रहे हैं ना, तो ये आपकी मतलब भागने की आदत हो गई है, वरना कंटेंट आप लोगों का कवर हो जाएगा। बस आप लोगों को रिवीजन की ज़रूरत होती है, रिवीजन करते रहिएगा, बार बार मेरी वीडियोस को सुन लीजिएगा, विश्वास रखिएगा अपने ऊपर, अपने टीचर के ऊपर। अगर आप अपने टीचर के बावजूद, अगर उन्होंने कोई टॉपिक नहीं कराया है, फिर आप लोग कहीं से देख रहे हैं या फिर कोई एक आधा टॉपिक समझ नहीं आया तो देख रहे हैं, तो फिर भी समझ सकते हो। लेकिन आप अपने एक बार टीचर को चुन लेते हैं तो प्लीज़ उन पर विश्वास करिए, चाहे कोई भी टीचर हो। ठीक है, तो मुझ पर विश्वास रखिए, आप लोगों का कॉम्पिटिटिव निकल जाएगा अगर आपने मेरी वीडियोस को ईमानदारी से देखा है और 3-4 बार रिवीजन की है तो। ठीक है, देखो स्टाफिंग का मतलब है राइट पर्सन राइट प्लेस पर और राइट टाइम पर होना चाहिए। ठीक है, कि राइट पर्सन को राइट जगह पर और राइट टाइम पर रिक्रूट करना एक तरह से, या फिर एग्जिस्ट करना, तो उसे क्या बोलेंगे? स्टाफिंग बोलेंगे। ठीक है, फिर है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम। ये क्वेश्चन भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये आरपीएससी में पूछा गया था, तो मैंने इंक्लूड कर लिया। आरपीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम या एचआरएम इज अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, तो स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम है। ठीक है, फिर है स्टाफिंग की प्रोसेस। ये प्रोसेस याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तीनों प्रोसेस जो कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, पीजीटी लेवल तक के बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस पर, तो मैंने तीनों को एक ही वीडियो में इंक्लूड कर लिया है। देखो स्टाफिंग प्रोसेस, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उसका एस्टिमेशन करना पहले स्टाफिंग का प्रोसेस का पहला पॉइंट है। अब इसके अंदर दो चीज़ें आती है, एक वर्क लोड, एक वर्क फोर्स। अब इसके अंदर दो चीज़ें आती है, एक वर्क लोड, दूसरा वर्क फोर्स। ठीक है, वर्क लोड का मतलब है, अब इसमें बुक्स में लाइनें गिवन होती है, लेकिन बच्चे जो पॉइंट पकड़ना है उस पर फोकस नहीं कर पाते, तो मैंने वही फोकस पॉइंट को ही लिखा है कि वर्कलोड का मतलब है रिक्वायरमेंट टोटल कितनी है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने बंदों की जरूरत है काम करने वालों की, तो रिक्वायरमेंट वर्कलोड होता है। और वर्क फोर्स मतलब जो एग्जिस्टिंग काम कर रही है, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें काम मतलब काम होना चाहिए 50 बंदों के लिए, 50 बंदे जरूरत है काम करने के लिए, और अभी एग्जिस्टिंग है 30%, तो ये तो जो एग्जिस्टिंग है वो तो 30% तो वर्क फोर्स कहलाएंगी, और जितनी ज़रूरत है वो वर्क लोड कहलाएंगी। इज इट क्लियर? आई होप क्लियर हुआ होगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो सो इम्पोर्टेंट वर्क फोर्स और वर्क लोड। मैं बार बार आप लोगों को हर वीडियो में यही बोलती हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही कराऊंगी, इंपॉर्टेंट के बिना नहीं कराऊंगी कुछ भी। ठीक है, फिर है सेकेंड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हुआ, आप लोगों को पता है रिक्रूटमेंट क्या है, तो स्टाफिंग में ही जो सेकंड पॉइंट है रिक्रूटमेंट, थर्ड है सिलेक्शन, फोर्थ है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिफ्थ है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और सिक्स्थ है परफॉर्मेंस अप्रेजल, सेवंथ है प्रमोशन। देखो हर एक बुक में प्रोसेस अलग अलग गिवन होती है, कई बार हम नेट से भी ढूंढते हैं, बच्चा सर्च करता है तो अलग अलग प्रोसेस आती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कल ही एक बच्चे ने मैसेज कर रखा था कि मैम रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में मैं कंफ्यूज हो रखी हूँ। ये वीडियो अभी तक तो मैंने ऐप वालों के लिए सोच रही थी, लेकिन अब मैं यूट्यूब पर भी डाल दूंगी फ्री वीडियोस में, क्योंकि इस वाले कंटेंट की जरूरत है बच्चों को। तो एचपीएससी वाले बच्चे जो भी मैं यूट्यूब पे डालूंगी तो आप लोग भी देख सकते हैं, और रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस और इन प्रोसेस में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है बेटा, अब देखो
पहला बताया मैंने एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा रिक्रूटमेंट, तीसरा सिलेक्शन, फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिर उसके बाद है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड प्रमोशन। ठीक है, यहाँ तक समझा दिया था मैंने। रिक्रूटमेंट का मतलब पता ही है आप लोगों को, जब रिक्रूटमेंट की जाती है। सिलेक्शन मतलब एक नेगेटिव प्रोसेस है, जब जितने रिक्रूटर, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है। रिक्रूट मतलब जैसे मैंने बोला HPSC रिक्रूट कर रही है PGT लेवल पर, ठीक है, तो रिक्रूटमेंट में फॉर्म सबने फिल करा, जो भी एसएट क्वालिफाई था, बीएड क्वालिफाई था, सबने फॉर्म को फिल किया। तो ये क्या है, हमने रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में पार्ट लिया। अगर सिलेक्शन जिनका प्री क्वालिफाई होगा वही मेंस देगा, और जिनका मेंस क्वालिफाई हो गया वो इंटरव्यू देगा, और जिनका इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया वो सिलेक्टेड हो गए। तो सिलेक्शन किनका हुआ, जिनने ये सारे क्वालिफाई कर लिए। लेकिन रिक्रूटमेंट का पार्ट कौन थे, जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया। तो समझ में आया रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस। सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। ये सबको मौका देती है, लेकिन ये सबको मौका नहीं देती है। फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मतलब जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको प्लेस करना उनकी जगह पर। मान लो PGT लेवल पर आप लोग सिलेक्ट होके जा रहे हो, फिर आपको एक स्कूल या कॉलेज प्रोवाइड करवा देना, वो प्लेसमेंट है। फिर जिस स्कूल में आप गए हो वहाँ पर साइन करना, आपको सबसे मिलवाना, वहाँ के प्रिंसिपल या वहाँ का स्टाफ करवाता है। तो वो क्या हो रहा है, आप लोगों का ओरिएंटेशन हो रहा है। ठीक है, फिर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब है जब बच्चा कोई भी चीज़, जैसे भी पहले पुराने ज़माने में काम हो रहा था, टीचर पढ़ा रहे थे, फिर धीरे धीरे प्रोजेक्टर आए तो उन्हें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि प्रोजेक्टर यूज़ करना सबको नहीं आता था। तो ट्रेनिंग देने शुरू करे कॉलेज और स्कूल में। क्यों ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी ऐसे काम के लिए जिसको जल्दी से जल्दी सीखा जा सकता है, कुछ समय की ट्रेनिंग के बाद, 1 महीना, 1.5 महीना, 1 साल, 6 महीने ऐसे। लेकिन डेवलपमेंट हमारा दिन प्रतिदिन होता रहता है, और जब तक जन्म से लेकर मृत्यु दर तक हमारा क्या होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, ये डेवलपमेंट का और ग्रोथ का डिफरेंस तो आप लोगों ने साइकोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको आता होगा। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब 360 डिग्री एंगल पर परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, परफॉर्मेंस को मतलब इवेल्युएट करना एक तरीके से। फिर उसको, जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, जिस भी एम्प्लॉयर की अच्छी परफॉर्मेंस है उनको प्रमोट करना, और जिनकी अच्छी नहीं है उनको या तो ये बोलना, वार्निंग देना, या फिर कुछ पनिश करना, मतलब ऐसे। परफॉर्मेंस अप्रेजल में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको उनकी जो काम है उसको जज किया जाता है, उसको इवेल्युएट किया जाता है, कौन पर्सन कितना काम कर रहा है और किस लेवल पर कर रहा है। आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस समझ आई होगी, और ये उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी जोर देकर मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, फिर है आप लोगों की नेक्स्ट आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है। अब इसका एक निमोनिक है, और बच्चों को ये मिलता नहीं है। अलग अलग बुक में अलग अलग रिक्रूटमेंट प्रोसेस गिवन है। बेटा यकीन करना, मैंने ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जहाँ से उठाई है ये बड़ी ऑथेंटिक है, तो आप लोग इसको ही करके जाना। अब इसका एक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ICAI मतलब बताओ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ऐसे ही उसी का ही निमोनिक्स उठा लिया मैंने। ICAI होता है, लेकिन इसमें क्या है, IACI। तो इसे आप लोग इस निमोनिक को भी नहीं भूलोगे और याद भी रहेगी आप लोगों को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज मतलब सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहाँ से करेंगे, इंटरनली करेंगे, एक्सटर्नली करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना। दूसरा है असेसमेंट ऑफ सोर्सेज। फिर जितने, मतलब हमने देख लिया कि रिक्रूटमेंट कहाँ से कर सकते हैं, उसके बाद असेस करना कि किससे कितना खर्चा आएगा। ठीक है, असेसमेंट कर रहे हैं। चूजिंग सुटेबल, जिससे कम खर्चा आएगा, जिससे अच्छे कैंडिडेट हमें मिलेंगे, वो चूज कर लेंगे। फिर फोर्थ है इनवाइटिंग एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन दे देंगे। ये वाली आप लोगों को प्रोसेस याद करनी है, HPSC वालों भी और एस्टेट वालों भी। ठीक है, ये एस्टेट में ना आने के चांसेस है, बट HPSC वालों के जरूर काम आएगा। और एस्टेट में अभी तक नहीं आया तो जरूरी नहीं, आगे भी नहीं पूछा जाएगा, क्या पता अब की बार पूछा जाए। तो आप लोग छोड़ के ना जाइएगा, इसको निमोनिक से याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी है बेटा। पता नहीं अर्चना ने पूछा था या किसने, किसी एक बच्ची का मैसेज आया था कि मैम मेरे को एक बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताइए, तो मैंने एक बार ही इसी वीडियो में ले लिया और ये मैं आप लोगों को पब्लिक कर दूंगी। ठीक है, फिर है
सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, दो तरह के सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के। कौन कौन से? इंटरनल और एक्सटर्नल। कौन कौन से? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज मतलब जब विद इन ऑर्गेनाइजेशन हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसे इंटरनल रिसोर्सेज बोलते हैं, सोर्सेज बोलते हैं। और एक्सटर्नल मतलब जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाके रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो उसे एक्सटर्नल बोलेंगे। इसके अपने एग्जांपल है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है स्टेट में और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग भूल के भी मत भूलिएगा। CUET में भी आया हुआ है, RPSC में भी आया है, यहाँ से क्वेश्चन आया है बार बार, तभी मैंने इसको लिखा है। इंटरनल में के दो एग्जांपल होते हैं, ट्रांसफ़र और प्रमोशन। ट्रांसफ़र मतलब एक कंपनी से, मान लो मारुति की एक प्लांट है मानेसर में, एक प्लांट है मुंबई में, तो मुंबई वाले प्लांट से मानेसर में बंदों को बुला लिया तो क्या हुआ? इंटरनली रिक्रूटमेंट हो गई ना, है ना। तो ये क्या हुआ? मुंबई से मानेसर में ट्रांसफ़र हो गई या मानेसर से मुंबई में ट्रांसफ़र हो गए, तो क्या हुआ? ये ट्रांसफ़र हुआ ना, ठीक है। फिर प्रमोशन, जब कोई बंदा कोई मान लो सपोज करो ए पर्सन किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट पे काम कर रहा था, तो इससे ऊपर वाली पोस्ट खाली हो गई, तो ए पर्सन ने जब उसके अंडर काम कर रहा था तो सारा जो इस पोस्ट का काम था वो सीख लिया था, तो ए को क्या कर दिया? प्रमोट कर दिया इसी पोस्ट पर, ऊंची पोस्ट पर, तो उसे बोलेंगे प्रमोशन। जब ऊंची पोस्ट पर प्रमोशन भेजा जाता है तो उसे प्रमोशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? आई होप क्लियर हुआ होगा। देखो अब है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का क्या मतलब है बेटा? जब बाहर से रिक्रूटमेंट करते हैं, ये आप लोगों को भी पता होगा। एक्सटर्नल ये पढ़ते आए हो आप लोगों को, बस एक बारी मैं बता देती हूँ। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब जब डायरेक्टली मतलब किसी डायरेक्टली बोला जाता है किसी पर्सन को, या फिर डायरेक्टली रिक्रूटमेंट किया जाता है बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी उसके। कैजुअल कॉलर्स, जैसे बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस में रिज्यूमे दे के आते हैं टीचर्स कि अगर रिक्वायर हो तो बताना, मतलब रिज्यूम छोड़ के आ जाएंगे और कॉल, ये स्कूल वाले कॉल कर लेते हैं उनको रैंडमली कि भाई आप आए थे हमारे यहाँ, रिज्यूम छोड़ के गए थे, ऐसे, तो उसे बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। प्लेसमेंट एजेंसीज, कई बार प्लेसमेंट एजेंसीज खोली होती है बंदों ने कि भाई जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब दिलाना। वो क्या करते हैं? जो एम्प्लॉयर होते हैं उनसे भी कमीशन खाते हैं और जो एम्प्लॉयज होते हैं उनसे भी कमीशन खाते हैं। जो नौकरी देने वाले हैं उनसे भी पैसे लेते हैं कि नौकरी हम आपके पास बंदे भेज देंगे, और जो नौकरी पाना चाहते हैं उनसे भी कमीशन खाते हैं। एडवर्टीजमेंट, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट निकालती है तो आप लोगों ने देखा है ज़्यादातर पहले पुराने ज़माने में तो अखबार में ही आती थी, अखबार में ही पता चलता था मोस्टली एडवर्टीज, या रेडियो पे पता चलता था या टीवी में पता चलता था कि यहाँ पे है ना। अब तो फिर भी और भी बहुत सारे सोर्सेज अपनाने लगे हैं, है ना। तो कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है बेटा? जब स्कूल कॉलेजेस में प्लेसमेंट होती है, आपको पता होगा जब आप लोग किसी डिग्री के फाइनल ईयर में होंगे तो आप लोगों के ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलाता है कैंपस, प्लेसमेंट कहते हैं उसे, है ना, कि प्लेसमेंट हुई है। तो वही ये क्या हो गया? एक्सटर्नल सोर्स हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होगी। इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है, बस इस प्रोसेस के अलावा, इस प्रोसेस में ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इन तीनों प्रोसेस को ध्यान से पढ़ के जाएं। फिर है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन जैसे कि नेगेटिव प्रोसेस है, मैं बार बार बता रही हूँ आप लोगों को। पहला है इसका, पहले प्रोसेस का पहला पॉइंट है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसमें क्या होता है? पहले ही छांट दिया जाता है लोगों को, मतलब एक वो लगा दी, जैसे बीएड वाले ही या फिर एस्टेट वाले ही इस एग्ज़ाम को भरेंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन के टाइम पहले ही लगा दिया कि ये वाले ही इस एग्ज़ाम को भरेंगे, या फिर ऐसा बोल दिया जाए फिल कर लिया, उसके बाद हो रहा है ना सिलेक्शन, तो ये बोल दिया जाए जिनको मतलब जिनको टाइपिंग नहीं आती वो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हो गया? एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग लगा दी, ठीक है। फिर उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट होते हैं तरह तरह के। कौन कौन से टेस्ट? इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट में IQ लेवल देखा जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में कि कितनी सीखने की एबिलिटी वो देखी जाती है। ट्रेड टेस्ट में जितना प्रोफिशिएंसी है, यानी अभी जितना आता है, अपने काम में कितना सक्षम है, वो चीज़ें देखी जाती हैं। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या होता है? फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, मतलब इंटरव्यू लेते हैं हाई लेवल वाले। फिर बैकवर्ड और रेफरेंस चेक की पहले कहाँ काम करके आया, बैकग्राउंड सॉरी, फिर बैकग्राउंड और रेफरेंस देखा जाता है कि पहले कहाँ काम करके आया है। रेफरेंस की स्पेलिंग में FE आएगा, ठीक है। एक बार कई बार बेटा लिखते लिखते गलत हो जाती है, REFERENCE, ठीक है। फिर रेफरेंस चेक, सिलेक्शन डिसीजन, फिर सिलेक्शन कर लिया जाता है। मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है, जॉब ऑफर दे दिया जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जितनी जल्दी मैं पढ़ रही हूँ उतनी मुश्किल है ये प्रोसेस, अब एक दो बार पढ़ना याद हो जाएगी।
प्रोसेस आ जाती है। अगर मैं बोलूँ अगर 10 बार ये क्वेश्चन आया है तो 9 बार ये वाली प्रोसेस आई है, तो आप लोग भूलना मत इसको एस्टेट वालों। ये वाली प्रोसेस आप लोगों के एग्जाम में रखी मिल सकती है, और ये वाली चीज़ यहाँ से, ठीक है, एस्टेट वाले ना भूलना। और HPSC वालों के लिए तो ये चार्ट और ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। फिर है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है और एग्जामिनर का फेवरेट भी रहा है। कई बार इनका डिफरेंस करके पूछ लेता है या ऐसे। तो ट्रेनिंग का मतलब जैसे मैं बता चुकी हूँ कि जैसे ही कोई जल्दी कोई चीज़ सीखनी है तो 2 महीने की या 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो चीज़ सीख जाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलता रहता है। वही चीज़ें हैं, ये टॉप लेवल के लिए होता है, ये मिडिल लेवल या लोअर लेवल के लिए होता है, ठीक है। अब ट्रेनिंग के दो तरह की होती है, एक ऑफलाइन ट्रेनिंग और एक ऑनलाइन ट्रेनिंग। सॉरी, ऑफलाइन और ऑनलाइन बेटा क्लासेस होती है ना, इसलिए एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। देखो कितना ऑनलाइन और ऑफलाइन का वो हो गया है ना। तो ऐसे ही वो मेरे से मतलब स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग और ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब है, जब जॉब पर ना बुलाकर स्पेशल ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, ठीक है। जैसे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ऑफ द जॉब का पार्ट है, ये भी एस्टेट में पूछा गया है, भूलना मत, ठीक है। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का क्या मतलब है, जब जैसे जो रियल में जहाँ पे मशीनें बहुत महंगी होती है, ठीक है, वहाँ पर ये वाली वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग यूज़ करी जाती है। जहाँ पर रियल मशीनें बहुत महंगी होती है तो ऐसा ही क्लासरूम बना दिया जाता है जहाँ पर रियल दिखने वाली जैसी मशीनें बना दी जाती हैं, और वहाँ से वो बंदा सीख जाता है जब रियल मशीन पे काम करता है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ऑफ द जॉब का मेथड है, याद रखना। फिर ऑन द जॉब के 2 मेथड है, ये आप लोगों को पता होगा, फिर भी लिख दिया है। अप्रेंटिसशिप मतलब पुराने ज़माने में जब कोई जैसे ये बोलते हैं ना, मान लो कारपेंटर का काम सीख रहा है या फिर इलेक्ट्रीशियन, तो पहले अप्रेंटिसशिप पे जाता है किसी कंपनी में, ताकि वो काम सीख रहा है, साथ में उसे कुछ पैसे भी मिल रहे हैं। वो किसी मास्टर के अंडर काम करता है, वो उसको बताता है सारा काम कैसे करना है कैसे नहीं, ठीक है। इंटर्नशिप का मतलब है जब किसी कंपनी में एज अ इंटर्न काम करते हैं, मतलब जैसे डॉक्टर हो गया। इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप में क्या डिफरेंस है, ये तो एक फिजिकल वर्क की ट्रेनिंग टाइप होता है, जैसे वही मैंने बताया कारपेंटर हो गया है ना, और इलेक्ट्रिशियन हो गया। और इंटर्नशिप होती है जो दिमाग के काम, यानी बुक्स पढ़कर और जो गए हैं, जैसे कॉमर्स वाले जाते हैं, हम लोग सीए जो कर रहा है वो किसी फर्म में इंटर्नशिप के लिए जाता है, ऐसे ही डॉक्टर जाता है। और यहाँ पे वही मैं बता चुकी हूँ, बार बार एग्जांपल दे रही हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो एस्टेट वालों के लिए और HPSC वालों के लिए भी, क्योंकि ये वाली प्रोसेस आप लोग भूलते हैं। मैंने ये बना रही थी, रिकॉर्ड करने चली थी जब, तो मैंने सोचा था कि ऐप पर डलेगी, बट अब मैं ये वीडियो पब्लिक कर दूंगी, यूट्यूब पर डाल दूंगी। और आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। और मैं फिर से बता रही हूँ कि मेरा एस्टेट का क्रैश कोर्स चला हुआ है आप सभी के लिए, ठीक है। तो एस्टेट के क्रैश कोर्स में मैं आप लोगों को मतलब कम कोर्स में और आप लोगों का एग्ज़ाम जल्दी क्लियर हो जाए ऐसा कोर्स करवा रही हूँ। 25 वीडियोस है। अगर आप मेरी ये वीडियो अगर एग्ज़ाम से पहले 3-4 दिन भी पहले भी देख रहे हैं तो भी आपको बेनिफिट होगा बेटा। मेरी वीडियोस को बार बार देख लेना। 25 वीडियो है, मान लो एक वीडियो सपोज करो 30 मिनट की भी है, वैसे छोटी मिलेगी, कुछ लंबी कुछ छोटी ऐसे मिलेगी। अगर इतने मिनट की भी है तो भी आप 3 दिन में कवर कर सकते हो। अगर आप में चाह है तो राह मिल ही जाएगी, अगर चाह ही नहीं है तो राह कभी नहीं मिलेगी। आपको एक टीचर को ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। अगर मैं हूँ तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी। और आप लोग एस्टेट के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं, HPSC PGT कॉमर्स मॉक के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं पर्सन टू पर्सन मॉक का एनालिसिस करती हूँ, आप सभी को बताती हूँ कि आप लोग कैसे अपने आंसर राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। कुछ टाइम बचा है, अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो बेहतर की तरफ जाएंगे ज़रूर। और नोट्स के लिए जो एस्टेट वाले पर्सन है वो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। और नोट्स है PDF फॉर्म में 799 में, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी अदर वीडियो में, अदर टॉपिक में। तब तक के लिए जय सिया राम। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, यूं ही अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। ठीक है स्टूडेंट, नमस्कार।